लोग की तरफ से कि एक चंदे का प्रोसेस बनाया जाए और जो गुप्त रहे, गुप्त दान रहे और उसके बाद उन लोगों को कुछ फ़ायदा दिया जाए इकोनॉमिकल रूप से या आर्थिक रूप से। देखिए, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय 5 सदस्यीय पीठ ने जो फैसला दिया है, वर्तमान में तो उसे मानना ही पड़ेगा जब तक वो रिव्यू ना हो जाए, रिकॉल ना हो जाए। हमारे भारत में न्यायालय ही सर्वोपरि है। परंतु मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता है। मेरी व्यक्तिगत राय है कि इलेक्टोरल बोर्ड उसी प्रकार है जिस प्रकार कोई मंदिर बनता है या कोई सामाजिक संस्था होती है, तो मैं अपना नाम नहीं कमाना चाहता। मैं चाहता हूँ मैं गुप्त दान कर दूँ। दूसरा, मैं चाहता हूँ कि नहीं, ये पर्सन ठीक है, ये संस्था ठीक है, इसे मैं 11,000 या 11 कहते हैं कि बीजेपी को बहुत चंदा चले गया। अरे भाई, तो आज बीजेपी जो है अप्रोक्स 4 SBI जिसको बेच रही, उसका नाम उजागर। ऑनरेबल का अपना व्यू है, लेकिन ऑनरेबल भी अगर इसे दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो मुझे लगता है इसमें कोई बुराई। बट जब कभी सत्ता में आएगी तो हो सकता है कहा जाता है आर्टिकल 19 का उल्लंघन है, नहीं, उस पर भी युक्ति संगत जो है निबंधन लगाए जाते हैं वहाँ पर। जब CA देखेंगे आप, अल्पसंख्यक अर्थात तो वो जितने भी बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब में जो है अल्पसंख्यक कौन है? मुसलमान। पीड़ित वहाँ मुसलमान होंगे। नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और अभी हमारी उपस्थिति जमुई जिला विधिक संघ के दफ्तर में है। हमारे साथ अमित कुमार है, महासचिव जिला विधिक संघ जमुई। हम उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर उनकी राय जानेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या संवैधानिक प्रक्रिया है या असंवैधानिक प्रक्रिया थी, या राजनीतिक दलों ने या सत्ता दल ने कुछ कॉरपोरेट सेक्टर को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस प्रक्रिया को लेकर आए थे। ये तमाम सवाल रहेंगे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पे भी सवाल लेंगे कि क्या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जैसा विपक्ष बता रहा है कि ये असंवैधानिक है, वैसा है, या सिर्फ ये विपक्ष की तरफ से हल्ला करने की प्रक्रिया है। सर, आपका स्वागत है प्रजाहित पर। सर, आपसे मैं पहला प्रश्न यही रहेगा, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये असंवैधानिक है, इसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो RTI है उसका उल्लंघन हो रहा है। तो प्रश्न इसी से जुड़ा ये है कि क्या एक ये सोची समझी प्रक्रिया थी कुछ राजनीतिक दलों की तरफ से कि एक चंदे का प्रोसेस बनाया जाए और जो गुप्त रहे, गुप्त दान रहे और उसके बाद उन लोगों को कुछ फ़ायदा दिया जाए इकोनॉमिकल रूप से या आर्थिक। देखिए, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय पीठ ने जो फैसला दिया है, वर्तमान में तो उसे मानना ही पड़ेगा जब तक वो रिव्यू ना हो जाए, रिकॉल ना हो जाए, क्योंकि हमारे भारत में न्यायालय ही सर्वोपरि है। परंतु मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता है। मेरी व्यक्तिगत राय है कि इलेक्टोरल बोर्ड उसी प्रकार है जिस प्रकार कोई मंदिर बनता है या कोई सामाजिक संस्था होती है, तो मैं अपना नाम नहीं कमाना चाहता। उसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो मैं चाहता हूँ मैं गुप्त दान कर दूँ। दूसरा, मैं चाहता हूँ कि नहीं, ये पर्सन ठीक है, ये संस्था ठीक है, इसे मैं 11,000 या 11 लाख दूँ। परंतु मेरा नाम अगर डिस्क्लोज हो जाएगा तो जो दूसरी संस्था है वो मुझ पर दबाव बना के मुझसे चंदा ले लेगी। इस कारण से बहुत आदमी अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं। मेरी नज़र में इलेक्टोरल बॉन्ड जो आया था वो उसका उद्देश्य यही था। कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी को बहुत चंदा चले गया। अरे भाई, तो आज बीजेपी जो है अप्रोक्स 400 के पास है, मेजॉरिटी में है, मतलब लोग उसे चाह रहे हैं, उस पर आस्था व्यक्त कर रहे हैं। तो जिस पर विश्वास रखती है, जिस राजनीतिक दल पर जिस पर विश्वास रखता है, तो बट नेचुरल है कि आदमी उसी को कॉपरेट भी करता है बाय दिस वे और दैट वे। इलेक्टोरल वोट खरीदा तो वो जो सिस्टम है उसमें क्या है, SBI जिसको बेच रही, उसका नाम उजागर नहीं करती है। तो मुझे 11 लाख रुपया देना है अगर मान लीजिए बीजेपी को, मैं नहीं चाहता हूँ दूसरा दल को ये जानकारी हो और वो बोले आप भी दीजिए, मैं बिजनेसमैन हूँ, मुझे डिस्टर्ब कर देगा वो। तो वैसी अवस्था में वैसे लोगों के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड अच्छा था। परंतु ऑनरेबल का अपना व्यू है, लेकिन ऑनरेबल भी अगर इसे दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो मुझे लगता है इसमें कोई बुराई मेरी दृष्टि में। और कुछ अच्छे काम होते हैं। मान लीजिए तेज गति से गाड़ियां चलती है तो एक्सीडेंट तो होती है ना, तो ये वैसा ही एक उदाहरण मान सकते हैं कि अगर कुछ खामियां रह गई होगी जिसको कि ऑनरेबल कोर्ट ने जो है प्राइमा फेसी अभी गलत पाया है, लेकिन जब 11 सदस्यीय, कई बार भारत के इतिहास में हुआ है कि 5 सदस्यीय पीठ की जो निर्णय होते हैं उसको 11 सदस्यीय
पलट देती है। सर इसी से जुड़ा मेरा एक प्रश्न है, जैसे आपने कहा कि एक गुप्त दान की बात की, लेकिन एसबीआई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंदर, तो उनके पास तो रिकॉर्ड है एसबीआई के पास। फाइनेंस मिनिस्ट्री जब चाहे एसबीआई से रिकॉर्ड मंगा सकते हैं। कि जनरलाइज्ड वे में मैं दर्शकों को समझाना चाहूँगा कि आज सत्ता में एक पक्ष है, कल सत्ता में दूसरा पक्ष आएगा, तो उसे तो पता है कि अगर विपक्ष को भी कोई इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा दे रहा है तो वो तो दबाव बना सकता है ना। नहीं, आपका तर्क अच्छा है, लेकिन उसके जो शिकार होंगे विपक्ष जब कभी सत्ता में आएगी तो हो सकता है एकाक व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन 100% को विपक्ष भी टारगेट नहीं करती है। 99 तो कम से कम कवर रहेंगे। और जो इसे गुप्त रखा गया है, कहा जाता है आर्टिकल 19 का उल्लंघन है, नहीं, उस पर भी युक्ति संगत जो है निबंधन लगाए जा सकते। आज बैंक में हम लोग के पैसा है तो उसको प्राइवेट इंफॉर्मेशन मानता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास मिल जाएगा, इनकम टैक्स को मिल जाएगा, संबंधित संस्था को मिल जाएगा, लेकिन ये भाई साहब को तो नहीं मिलेगा ना। तो मेरे नज़र में कुछ वैसा गलत नहीं था। सर एक अंतिम प्रश्न मैं लेना चाहूँगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पे, फिर सर आपके पास आएंगे। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को कई राजनीतिक दलों का कहना है कि ये संविधान का जो मूल है, कई लोग केशवानंद भारती केस का भी जिक्र कर रहे हैं कि संविधान के प्रेम्बल से छेड़छाड़ की गई है। हम भारत के लोग, यहाँ पर कोई कानून बन रहा है तो एक धर्म को क्यों नेग्लेक्ट किया गया है? नहीं, देखिए, मैं फिर कहूँगा कि मैं इसमें दूसरा नज़र, किसी धर्म को नहीं किया गया। जिन 3-4 देशों के नाम आते हैं उसके साथ एक वर्ड है वहाँ पर, जब सीए देखेंगे आप, अल्पसंख्यक, अर्थात तो वो जितने भी बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब में जो हैं अल्पसंख्यक कौन है? मुसलमान। पीड़ित तो वहाँ मुसलमान होंगे, वहाँ तो वो बहुसंख्यक हैं, वहाँ सिख होंगे, बौद्ध होंगे, जैन होंगे, हिंदू होंगे। अब उन लोगों को वहाँ से माइग्रेट करना पड़ा, और यहाँ उसको आप शरण नहीं दीजिएगा, उसको कोई सुविधा नहीं मिलेगी, उसके बाल बच्चे क्या खाएंगे? और जब तक आपको नागरिकता नहीं दे दी जाती है तब तक भारत सरकार उसे कोई सहयोग नहीं कर सकती है। इसलिए मेरी दृष्टि में अल्पसंख्यक जो वहाँ पीड़ित हो गए और यहाँ माइग्रेट होके आ गए हैं, उनको नागरिकता देना, और उसके कई आधार हैं, ऐसे नहीं आंख बंद करके नागरिकता दी जा रही है। और मुसलमानों को बंद नहीं किया गया है। मुसलमान बहुसंख्यक देश में जो पीड़ित हो गए थे अल्पसंख्यक, किसी कारण से, कहा जाता आदमी, एक बच्चा अगर अलग हो गया गलती से, दूसरे शहर में रहने लगा अपनी मातृभूमि को छोड़ के या अपनी माँ को छोड़ के, और दूसरे शहर में जब पीड़ित होगा तो अपने ही गांव आएगा ना, अपनी ही मातृभूमि को पूजेगा ना, और वहाँ जो रह रहे हैं उसका दायित्व है कि उसको सम्मान दे, सुरक्षा दे, सुविधा दे। तो फिर सर यहाँ का जो मुस्लिम अपने आप को मुस्लिम नेता जो रहनुमा बताते हैं इस देश के मुस्लिम आबादी के, फिर वो किस लिए हल्ला कर रहे हैं? ये दर्शकों में जो भ्रांति है या यहाँ की मुस्लिम आबादी में भ्रांति है, हम चाहेंगे आपके माध्यम से दूर हो। वो तो अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, और कुछ लोगों का काम ही होता है कि निंदा करना, आलोचना करना। एडिसन ने जब बल्ब बनाया था तभी बल्ब बनेगा नहीं, बल्ब बन जाएगा तो ये कांच फूट जाएगा, फूटा नहीं तो बोला ये जल्दी ही विस्फोट कर जाएगा, विस्फोट नहीं किया तो बोला आने वाले दिन में हो जाएगा। बल्ब हुआ ना सफल। नाव जब बन रही थी तो आलोचक ने कहा कि ये लकड़ी की नाव बनेगी ही नहीं, ये अगर उतर गई समुद्र में तो डूब जाएगी। जब वो चलने लगी तो बोले लौट के नहीं आएगी, जब लौट के आ गई तो बोले ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। तो आलोचक तो आलोचना करेंगे ही, और जो क्रिएटिव माइंड के लोग होंगे वो अच्छे कानून बनाएंगे, अच्छी योजना बनाएंगे, अच्छे आविष्कार करेंगे। ये तो होता है। बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।